हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम यूजीसी नेट के जो यूनिट नंबर 9 है दोस्तों, उसकी बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण जो है उसके बारे में बात करेंगे। और आई होप ये लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज पर्यावरण जो है उसको लेके कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक बार जो है वो आप कमेंट करके सभी के सभी जो है ये बता दीजिए कि आपको वॉइस और वीडियो जो है वो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप जो है कमेंट करके एक बार अपनी वॉइस और उसको हम चेक कर रहे हैं, आप बताइए। वॉइस और वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट करके बताइए। उसके बाद जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए कि ये जो यूनिट है ये आपकी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये यूनिट कहीं ना कहीं सोशल साइंस से आपकी जुड़ी हुई है। देन इसके अंदर जो थोड़ा सा इसके सिलेबस जो है वो आपका ज्यादा है, और ज्यादा सिलेबस होने के कारण इसका क्या है कि आपका थोड़ा सा इसको रिवीजन करना, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग करना, या कह सकते हैं कि इसके विषय में आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके विषय में आपके साथ अच्छी एक क्लास जो है वो शेयर की जाए, एक दो क्लास जो भी हो इसकी, तो उसमें आप लोगों की काफी चीजें जो है वो क्लियर हो। तो चलिए इसको वन शॉट रिवीजन के अंदर हम डालते हैं कि कैसे क्या है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण जो है उसको लेके सबसे पहला हमारा जो आता है मुद्दा वो यही आता है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो क्या है। पर्यावरण जो है वो क्या है उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, पहली आती है हमारी पर्यावरण की परिभाषा, यानी पर्यावरण जो है वो आपका क्या है। पर्यावरण जो है वो आपका क्या है, इसकी परिभाषा जो है वो जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण जो है वो क्या है। तो दोस्तों देखिए कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरा ब्रह्मांड क्या है, जिसके अंदर आपका पृथ्वी भी है, जिसके अंदर आपका अंतरिक्ष भी है, जिसके अंदर हवा भी है, पानी भी है, जल भी है, टोटल चीजें, यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर बात करें तो आपका ये अर्थ जो है, अर्थ, ये अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे आपका जीवन कह सकते हैं या लाइफ जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी ग्रह जो है वो नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप किसी भी ग्रह की बात करें तो वहां पे आपको जीवन या लाइफ की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं दिखाई देती है। तो पृथ्वी जो है वो आपका एक ऐसा ग्रह है। जी अभिषेक जी, नो प्रॉब्लम, ओके। तो पृथ्वी जो है वो आपका यानी अर्थ जो है वो क्या है, आपका एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन की पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है अब आने वाले समय में आपका मंगल जो ग्रह है वहां भी ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे। तो पृथ्वी क्या है, पहला ग्रह। पहली चीज तो हमें यही ध्यान में रखनी है कि पर्यावरण जो होगा वो किससे रिलेट होगा, आपका अर्थ से रिलेट होगा। बिकॉज पृथ्वी जो है वहीं पे जीवन पाया जाता है, तो जीवन जहां पे होगा वहीं पे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट होगा। अब पृथ्वी पे जीवन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। यानी अगर हमें पृथ्वी पे जीवन जीना है या अर्थ पे हमें लाइफ को सरवाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को भी इसी तरह से हमें रखना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट हमारे प्रतिकूल होगा तो देन वी कैन नॉट सर्वाइव इन द अर्थ। ठीक है। अब मनुष्य हो या जीव जंतु हो, सभी जो है किसकी उपज है दोस्तों, पर्यावरण की। कि हम पैदा किस में होते हैं, पर्यावरण के अंदर ही होते हैं। अब किसी मनुष्य या जीव की उत्पत्ति की बात करें, उसके विकास की बात करें, या उसके वर्तमान स्वरूप की बात करें, या उसका भविष्य जो होगा, इन फ्यूचर वो कैसा होगा, ये सब चीजें जो है डिपेंड किस पे करती है, आपकी पर्यावरण के ऊपर करती है। अब पर्यावरण को लेके एक चीज आती है आपकी, अब पर्यावरण जो है उसको लेके आपकी एक चीज आती है, और वो क्या आती है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण जो है वो आपका वो शब्द कहां से निकला है। तो पर्यावरण दोस्तों फ्रेंच भाषा के एनवायर से निकला है। एनवायर जो आपका शब्द है उससे निकला है, और जिसका अभिप्राय होता है कि समस्त, जिसका अभिप्राय आपका क्या होता है कि समस्त पारिस्थितिकी
अथवा समस्त बाह्य दशाएं, यानी हमारे बाहर जो भी है, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे चारों ओर जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी इकोलॉजी है, वो सब क्या है, बाहर तो हमारे मेरे चारों ओर की जो दशाएं है, यानी बाहरी जो दशाएं हैं, आउट मेरे जो भी आपकी कंडीशंस है, वो सब क्या है, आपकी पर्यावरण। अब थोड़ा सा इसको इसके माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे इसको अगर पर्यावरण मानते हैं, यानी ये क्या है, आपका पर्यावरण है। ये क्या है दोस्तों, आपका पर्यावरण। ये क्या है, आपका पर्यावरण। अब इसमें घटक देखिए, आप अगर प्राकृतिक घटक की बात करें तो इसमें आपका जलमंडल हो गया, आपका वायुमंडल हो गया, आपका स्थल मंडल हो गया, ये क्या है, आपका पर्यावरण, उसके ही घटक है। ये जैव मंडल हो गया, जैसे मानव भी इसके अंदर आते हैं। आपके मानव निर्मित कुछ संरचनाएं जो होती है, यानी पर्यावरण के अंदर आपका क्या होगा, प्राकृतिक संरचना भी शामिल होगी, और आपकी जो कृत्रिम संरचनाएं हैं, जैसे कोई पुल हो गया, जैसे कोई पार्क हो गया, जैसे कोई इमारत हो गई, सड़क हो गई, उद्योग धंधे हो गए, आपके स्मारक हो गए, ये भी किस में आएंगे, पर्यावरण में आएंगे। यानी हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो क्या है, सब पर्यावरण है, चाहे वो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, चाहे मानवकृत हो, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये कुछ जो है इसकी बेसिक सी बातें पर्यावरण की मैंने आपको बताई। अब पर्यावरण शब्द का अर्थ के बारे में बात आती है दोस्तों, तो पर्यावरण जो है ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कहां से है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, एनवायरमेंट। इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोन या एनवायरोन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं दोस्तों, और मेरे जो सराउंडिंग के अंदर जो भी चीज है, यानी मेरे पड़ोस के अंदर जो भी चीज है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे इधर कोई चीज है, इधर कोई, ये खाली प्लेस है, ये भी क्या है आपका, क्योंकि इसके अंदर हवा है, तो ये भी क्या है, आपका पर्यावरण है। तो हमारे सराउंडिंग जो भी चीजें होती है वो क्या होता है, पर्यावरण होता है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। अब देखिए दोस्तों, पर्यावरण जो है उसका मतलब होता है परि प्लस में आवरण, अर्थात संपूर्ण जगत जिससे घिरा हुआ हो, यानी हम वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो कुछ भी है वो सब क्या है, आपके पर्यावरण। यही जो है, यानी स्थल की बात करें, जल की बात करें, मृदा की बात करें, तो मानव के चारों ओर, यानी मेरे चारों ओर जो भी सराउंडिंग में जो भी है वो क्या है, आपका पर्यावरण है। अब पर्यावरण के अंदर दोस्तों बात आती है कि इसके एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। पहले हमने बात की थी इसके घटकों की, तो वो ही इसके एलिमेंट होंगे। एलिमेंट में हमने बात की थी कि कुछ आपके प्राकृतिक एलिमेंट होंगे, कुछ आपके कृत्रिम एलिमेंट होंगे। तो दोनों तरह के एलिमेंट जो है वो आपको दिखाई देती हैं। अब दोस्तों देखिए कि पर्यावरण को लेके एक चीज जो है वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण आती है, और वो क्या आती है कि पर्यावरण जो है वो किस प्रकार का है, यानी पर्यावरण जो है उसके स्वरूप को लेके बातें आती है। यानी पर्यावरण जो है इसके स्वरूप को लेके बातें आती है कि ये पर्यावरण जो है, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे आसपास का जो पर्यावरण है वो किस प्रकार का। तो हमारे पास में दो प्रकार आते हैं पर्यावरण के। फर्स्ट आता है फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी अनुकूल पर्यावरण और प्रतिकूल पर्यावरण। इससे शब्दों से ही आप जानिए कि जो पर्यावरण कि जिसके अंदर हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं, लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, वो तो क्या होगा, पर्यावरण अनुकूल पर्यावरण होगा। और जहां अपने जीवन को जीने में हमें कठिनाई हो रही है तो वो पर्यावरण क्या होगा, प्रतिकूल होगा। यानी कोई भी जीवधारी है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी जीव जंतु है, कोई भी पेड़ पौधा है, जब वो अपनी ग्रो किसी एनवायरमेंट के अंदर कर पा रहा है, अच्छे से उसकी उत्पत्ति अच्छे से हो रही है, ग्रो अच्छे से कर पा रहा है, देन उसके लिए पर्यावरण जो क्या होगा, आपका फेवरेबल होगा। और जब उसके विकास में कोई बाधा आती है, जब उसके ग्रो में कोई बाधा आती है, तो वो आपका अनफेवरेबल होगा। सपोज दैट कि आप जो है सपोज दैट ये पृथ्वी आपकी, ये जो है आपकी क्या है, पृथ्वी है। अब आप कहां पे हो, इसके भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे हो। देन आप देखेंगे कर्क रेखा, और उसके बाद जो है दोनों मकर रेखाएं आती है। ये आपकी इस तरह से पृथ्वी कुछ इस तरह से इस पे बनी हुई थी। मैं ग्लोब बना रहा हूं आपका, इस तरह से पृथ्वी जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। अब आप जो है यहाँ पे रहते हो, सपोज दैट यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे क्या है आपको पता है दोस्तों कि गर्मी है,
वातावरण जो है वो आपका क्या है, शुष्क। फिर आप जब यहां से और यहाँ की तरफ जाते हो, यानी इस ध्रुव पर चले जाते हो, उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पे, तो जैसे ही आप नॉर्थ पोल पे जाते हो तो आपको क्या होगी कि बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होगी। आप अपने जीवन जो है उसको ऐसे सोचेंगे कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जितना इजी आप फील कर रहे हैं तो उससे बहुत कष्ट में जीवन जो है वो कहाँ पे, वहां पे। तो आपने देखा कि प्लेस बदलने के साथ दोस्तों क्या चेंज हो रहा है आपका, प्लेस बदलने के साथ जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है आपके, आपकी वातावरण या दशाएं जो है वो चेंज हो रही है, यानी आपका पर्यावरण जो है वो चेंज हो रहा है। यानी पर्यावरण जो है वो आपका चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आप चेंज नहीं हो रहे हो बल्कि आपका एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। यानी आपकी जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, आप जो कह सकते हैं कि खान पान है वो चेंज हो रहा है, आपके जो यहाँ पेड़ पौधे पाए जा रहे थे या पाए जाते हैं वो यहाँ नहीं मिलते, जीव जंतु चेंज हो रहे हैं। तो सारी जो कह सकते हैं कि चीजें जो है वो आपकी पर्यावरण के अनुकूल होती है। जब पर्यावरण आपके अनुकूल होगा तो इससे फेवरेबल कहेंगे, जिसमें हम ग्रो कर सके, और जिसमें हम ग्रो नहीं कर सके वो क्या होगा, प्रतिकूल होगा। तो पर्यावरण जो है आपके अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो पर्यावरण के टाइप्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक सिद्धांत आता है जिससे नेट के अंदर, आपका यूजीसी नेट के अंदर एक दो बार पहले क्वेश्चन इसके अंदर से आया हुआ है। ये है आपका एनवायरमेंट डिटरमिन कि एनवायरमेंट नीतिवाद क्या है, यानी पर्यावरण नीतिवाद क्या है आपका दोस्तों। पर्यावरण नीतिवाद एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जिसके विषय में कुछ जो आपके विद्वान है यानी कुछ विद्वान ये मान के चलते हैं कि आपका जो पर्यावरण होगा वो आपका ग्रो होगा, आपका विकास होगा, आप किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से नहीं करेंगे, ये सब डिपेंड किस पे करता है, आपके एनवायरनमेंट पे करता है। आपका एनवायरनमेंट जैसा चाहेगा वैसा आपका जीवन जो है वो उसका ग्रो होगा या उसमें बाधा आएगी, ये सब डिसाइड कौन करेगा, पर्यावरण करेगा। आप देखेंगे कि दो चीजें जो है पर्यावरण नीतिवाद जो है उसके अंदर दोस्तों आपको दो सिद्धांत मिलते हैं, पर्यावरण और मनुष्य या जीव जंतु इसमें कह सकते हैं आप, या इसके अंदर पेड़ पौधे कह सकते हैं। तो ये तो क्या है, एक इकाई है आपकी, और ये जो है दूसरी इकाई है। अब जब आपको पर्यावरण जो है वो, अगर कुछ लोगों का मानना है कि आप मनुष्य हो, आप जीव जंतु, आप पेड़ पौधे हो, आपका विकास, आपका विनाश किस तरह से होना है ये सब कौन डिसाइड करता है, पर्यावरण। और दूसरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सब कुछ जो है वो पर्यावरण पे डिपेंड नहीं होता है, मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो है वो भी अपनी कुछ दशाएं और कुछ दिशा जो है वो तय करते हैं। सारा कह सकते हैं या 100% पर्यावरण पे डिपेंड नहीं होता, तो वो अलग सिद्धांत है। तो ये दोनों जो सिद्धांत है इसको मिला के हम क्या कहेंगे दोस्तों, पर्यावरण नीतिवाद। अब 19वीं शताब्दी के अंदर जब बात करें तो 19वीं शताब्दी में एक यूरोप में एक अवधारणा विकसित हुई जिसको हम पर्यावरण नीतिवाद कहते हैं। यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप ये कहते हैं कि आप जो है क्या होंगे, कैसे होंगे, आपका कल्चर जो है वो किस प्रकार का होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, इन्वायरमेंट करता है। ये इन्वायरमेंट आपको जो है डिसाइड करता है। यानी यूरोपीय जो लोग हैं दोस्तों वो क्या मान के चलते थे पर्यावरण नीतिवाद के अंदर, ये मान के चलते थे कि पर्यावरण ही तय करता है कि आप किस प्रकार के होंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत के लोग या गर्म मौसम के जो भी देश है, जैसे अफ्रीका वाले हैं या करक और मकर के आसपास के जो भी आपके कंट्रीज है, वहां के लोग आलसी होते हैं क्योंकि उनको जीवन यापन के लिए आपका संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके कंपैरिजन आप देखेंगे तो यूरोप के जो लोग हैं उनको वहां ठंड होती है, ठंड के कारण उनको तो जो है जीवन यापन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए वो आलसी नहीं होते। तो ये जो है ये कहाँ का दिखाया है हमने, एशिया का मान लो या अफ्रीका का लोग है वो मान लेते हैं। देन ये कहाँ का है, ये इंग्लैंड का कह लीजिए इसको, या यूरोप का है। तो आप एक बेसिक सा डिफरेंस जो है वो देख रहे हो कि हम सब जो है थोड़े से काले होते हैं, और देन वहां जो पर्यावरण दशाएं हैं वो क्या होती है कि उनको व्हाइट बना देती है। लेकिन ये कहते हैं कि आलसी होते हैं, सारे के सारे जो है आपके आलसी होंगे,
क्योंकि वहां पे पर्यावरण दशाएं जो है उनको अनुकूल मिली हुई है, उनको प्रतिकूलता का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। देन ये जो सिद्धांत आया ये नीतिवाद का है। इसका खंडन करने के लिए दूसरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो आता है पर्यावरण पोटेंशियल यानी संभाविकता का सिद्धांत। अब जब 19वीं शताब्दी में यूरोप के जो आपके विद्वान थे उन्होंने कहा कि पर्यावरण जो है वो ही सब कुछ आपका डिसाइड करता है, तो देन 20वीं शताब्दी के अंदर पर्यावरण की जो अवधारणा थी इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और पर्यावरण संभाविकता या पॉसिबिलिज्म जो है उसका सिद्धांत दिया गया। यानी ये जो सिद्धांत था आपका नीतिवाद का अब किस में आ गया, पॉसिबिलिटीज सिद्धांत में कन्वर्ट हो गया। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि पर्यावरण जो है वो लोगों की गतिविधियों को कई मायनों में अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन ये तय नहीं कर सकता कि वो किस प्रकार का व्यवहार करेंगे या किस प्रकार का बिहेवियर करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि नीतिवाद सिद्धांत के अनुसार जो आपके गर्म जो प्रदेश होते हैं वहां के लोग काले होते हैं, थोड़े बहुत आलसी भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनका व्यवहार जो है ये कह देना कि पूरी तरह से 100% जो है या 100% जो है पर्यावरण ही मानव या पेड़ पौधे या जीव जंतु किस प्रकार का आपका व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से जीवन जिएंगे, पूरी तरह से आपके पर्यावरण पे डिपेंड नहीं होता है। किस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहता है कि व्यवहार जो है बिहेवियर जो है वो कैसे करेंगे ये पर्यावरण डिसाइड नहीं करता है। तो इस अवधारणा के अंदर क्या हुआ कि इस अवधारणा के अंदर आपका जो पर्यावरण जो आपका सेंट्रल पॉइंट था और मनुष्य जो था उसके चारों ओर था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस सिद्धांत ने जो मनुष्य है उसको सेंटर में लाया, पर्यावरण उसके आसपास जो है वो हुआ। यानी यहाँ पे ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको हमने दर्शाया है कि अब वो उसका माइंड है चेंज है, वो स्पिरिचुअल होगा या मेंटली होगा, वो गुड बिहेवियर करेगा, बैड बिहेवियर करेगा, वो जो है किस प्रकार के उसके अंदर जो है लॉजिक होंगे, किस प्रकार से परसेप्शन होंगे, किस प्रकार से थॉट होंगे, ये सब चीजें जो कौन करेगा, मनुष्य के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि पर्यावरण के ऊपर। तो ये पर्यावरण जिस आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों कि पर्यावरण नीतिवाद जो है उसमें क्या था कि आपका पर्यावरण जो है वो सब कुछ पर्यावरण पे डिपेंड करता था सब कुछ, और ये संभाविकता है इसमें ये कहा गया था कि सब कुछ डिपेंड नहीं करता, कुछ कुछ जो आपका मानव पे भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों देखिए अभी तक जो हमने बात की थी वो पर्यावरण की बात की, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम जो चीजें की है उसको दोबारा से रिवीजन करें। अभी तक जो हमने किया है वो किया है कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के घटक की बात करें तो उसमें हमने बात की थी कि प्राकृतिक घटक होते हैं, कुछ नेचुरल उसके एलिमेंट्स होते हैं, कुछ आपके मैन मेड एलिमेंट होते हैं यानी कृत्रिम एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमने बात की थी वो की थी कि पर्यावरण के अंदर नीतिवाद जिसमें पर्यावरण सब कुछ आपका डिपेंड उसी पे करता है। देन हमने पर्यावरण जो है या एनवायरनमेंट पॉसिबिलिटीज सिद्धांत की बात की थी जिसमें कुछ चीजें जो आपके मानव पे डिपेंड करती है। तो आई होप इतने में अभी तक जो हमने रीड किया है उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अभिषेक जी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं कि 3 चीजें हम देखेंगे इसके अंदर, प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय। प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय यानी प्रजाति जो है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे, इसको इंग्लिश में स्पीसीज कहेंगे। और जनसंख्या जो है वो आप जानते हो पॉपुलेशन होता है, समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, जो समाज से थोड़ा सा बड़ा जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसे हम समुदाय कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके अभिषेक जी। जो ये प्रजाति जो है इसमें क्या है कि आपका जैविक विचार है, ये क्या होता है, जैविक विचार होता है प्रजाति, और इसका अभिप्राय उस जीव वर्ग से होता है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है, और प्रजाति के सदस्यों का अंत प्रजनन भी होता है ताकि वंशवृद्धि हो सके। यहाँ से थोड़ा सा स्पीसीज जो है उसको जानने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब देखिए कि आपके सामने ये आपके सामने चित्र है, एक डॉग का है, दूसरा आपका मानव का है। अब आप देखिए कि क्या आपको लगता है कि अगर हम इसके और इसके बीच में क्रॉस कराए, यानी एक मानव और एक कुत्ते के बीच में क्रॉस कराया जाए, तो क्या आपको लगता है कि प्रजनन हो पाएगा?
लेकिन वही चीज अगर इस मैन और वुमेन के साथ में कराएं तो क्या आपको लगता है प्रजनन हो पाएगा या वंशवृद्धि हो पाएगी? तो डेफिनेटली इनके बीच में हो पाएगी और इनके बीच में नहीं हो पाएगी। तो एक प्रजाति या स्पीसीज क्या होता है कि जो शारीरिक रूप से आपकी समानता रखता है, यानी इसके अंदर क्या होगा कि उस जीव वर्ग से जो शारीरिक लक्षण क्या होंगे उसके समान होंगे। यानी एक कुत्ता है उसके 4 पैर है, तो दूसरा कुत्ता होगा, यानी यहाँ पे एक कुत्ता और है आपके पास है, तो ये जब आपके क्रॉस सेक्शन करेंगे तो बिल्कुल आपकी वंशवृद्धि होगी, प्रजाति में आपका वंशवृद्धि भी होगी और इसके साथ प्रजनन भी होगा। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपका कुत्ता है, यहाँ पे जो आपका क्या है कुत्ता है, और ये वाला जो कुत्ता है ये क्या है दूसरे कुत्ते से आपके शारीरिक लक्षण जो है हो सकता है रंग रूप थोड़ा बहुत इसका चेंज हो, उसका उलिया जो है थोड़ा सा अलग हो, किसी कान बड़े हैं किसी का मुंह बड़ा है, वो अलग चीज है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक जो समानता है वो इनमें दिखाई देती है दो कुत्तों में। इसी प्रकार से मनुष्य जो होते हैं वो कुछ हो सकते हैं काले हो, कुछ आपके वो पर्यावरण के एनवायरमेंट इफेक्टिव होता है उनपे, या इफेक्ट कह सकते हैं एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। लेकिन कुल मिला के अगर एक मनुष्य जो है उसके किसी हैंडीकैप को छोड़ दे, तो जैसे 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, आपकी 2 आंखें होंगी, एक सर होगा, तो ये सब समानताएं यानी शारीरिक समानताएं, शारीरिक लक्षण जो है वो क्या होंगे समान होंगे। प्रजाति की विशेषता है दोस्तों कि उस जीव वर्ग से रिलेट यानी जिसकी शारीरिक लक्षण समान होंगे, जो प्रजाति के सदस्य आपस में क्या करे क्रॉस सेक्शन करे, जिससे उनमें प्रजनन यानी बच्चा पैदा करने की आपकी क्षमता होती है, और इसके साथ साथ वो क्या कर सके वंशवृद्धि कर सके, यानी बच्चा पैदा होगा तो वंशवृद्धि होगी, तो वो प्रजाति कहलाती है। तो यहाँ पे ये कह देना कि कुत्ता और मानव छो वो आपका एक ही प्रजाति है दोस्तों, गलत। ये आपकी अलग प्रजाति है, अलग स्पीसीज है, और ये आपकी अलग स्पीसीज है। तो इसी प्रकार से आप अब और उदाहरण आप देखिए कि बिल्ली और कुत्ता जो है क्या उसके क्रॉस सेक्शन से ये सब चीजें पॉसिबल, क्योंकि पहली चीज तो क्या देखनी है हमें शारीरिक समानता उनमें नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, और कुछ और भी उसमें डिफरेंस जो है वो आपके दिखाई देते हैं। दूसरा ये क्रॉस सेक्शन करेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप और उदाहरण देख लीजिए कि शेर और कुत्ता जो है वो क्या एक प्रजाति के तो नहीं है। हाँ, शेर के अंदर जो है वो आपकी कई सारी जो है उसकी कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के उसमें शेर हो सकते हैं, लेकिन शेर जो है खुद क्या है एक स्पीसीज है, कुत्ता एक खुद स्पीसीज, मानव खुद स्पीसीज। तो ये होता है प्रजाति। अब दोस्तों देखिए जनसंख्या क्या होती है, यानी किसी विशेष प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों का योग किसी दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से भिन्न होता है, और इसी प्रकार मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है अपितु प्राकृतिक नस्ल से है। यानी इसी की डेफिनेशन जो है यहाँ पे दी गई है कि एक प्रजाति जो होती है वो दूसरी प्रजाति के लक्षणों से आपकी क्या होती है भिन्न होती है, यानी इस प्रजाति के और इस प्रजाति के आपके लक्षण जो है भिन्न। तो प्रजाति का जब बात आती है, जब मानव प्रजाति की बात करते हैं तो हम वहां पे उसके सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं अपितु प्राकृतिक नस्ल की बात कर रहे हैं। प्रकृति द्वारा जो उसको प्रदान की गई नस्ल जो है वो डिफरेंट है किससे, इस कुत्ते से। ये बातें हम कर रहे हैं। अब ये जनसंख्या, जनसंख्या की दोस्तों बात कर रहे हैं हम, तो जनसंख्या जो है या पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, ये आप मैप के माध्यम से देख रहे हैं, वर्ल्ड का मैप है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग हैं। यानी किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, अगर मैं कहूं कि उत्तरी अमेरिका की बात या इस अफ्रीका वाले भाग की बात करें, यानी ये क्या है आपका एक भौगोलिक क्षेत्र है, यानी जियोग्राफिकल रीजन है आपका। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या जियोग्राफी रीजन के पाए जाने वाले जीवों का लगभग क्या होता है एक स्थायी समूह होता है, यानी लोग बाग जो है वो खाकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्थायी निवास कर रहे हैं। जैसे अपने भारत के अंदर रह रहे हैं तो अपने काफी सालों से रह रहे हैं, हमारे माता पिता वो भी यहाँ पे रहते थे। जब किसी भौगोलिक प्रदेश के अंदर आपका कोई भी जीव जो है वो स्थायी निवास करता है तो और उसमें आपस में क्या होता है अंतर प्रजनन होता है, यानी यहाँ पे मानव रह रहे हैं तो मानव क्या है अंतर प्रजनन कर सकता है, जो प्रजाति की हमने बात की थी। अब सपोज दैट यहाँ पे मानव प्लस कुत्ते रह रहे हैं तो उसको जनसंख्या नहीं कहेंगे, उसको अलग अलग हमें देखना पड़ेगा प्रजातिवाद। कुत्ते जो उसकी जनसंख्या क्या है मानव की, क्योंकि दोनों को कंबाइंड हम नहीं कर सकते बिकॉज
दोनों के अंदर क्या है, क्रॉस सेक्शन आपका नहीं होता है, इंटर प्रजनन जो है वो आपका नहीं होता है। तो जहां पे किसी भी भौगोलिक इकाई में जो अंतर प्रजनन कर सके ऐसा कोई जीव जंतु जो स्थायी रूप से वहां पे निवास करता है उसको हम जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। अब जनसंख्या किसी स्थान पे आप देखेंगे कि कुछ स्थानों पे आपकी जनसंख्या जो कम पाई जाती है और कुछ स्थानों पे ज्यादा पाई जाती है, तो उसको इफेक्ट करने वाले कई आपके पॉइंट्स होते हैं, कई आपके एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, जो कि आपकी एक तो होती है जन्म दर, यानी जहां पे जन्म दर ज्यादा होगी वहां पे जनसंख्या जो है क्या होगी, हाई होगी। यानी ये अफ्रीका वाला भाग कह लीजिए, ये भारत है, चाइना वाला है, यहाँ पे प्रजनन दर जो है पहले ज्यादा थी, या जन्म दर जो है पहले ज्यादा थी और अभी भी ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा है। डेथ रेट कि जनसंख्या जहां पे कम होगी, अगर डेथ वहां पे ज्यादा है पर आपके जन्म दर की तुलना में, तो जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। जनसंख्या का उत्प्रवास, आवर्जन और पलायन, यानी किसी जगह पे जैसे एक जगह से लोग बाग जो है वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो उसे हम पलायन कहते हैं, या एक जगह पे बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो इसी कारण जनसंख्या जो है क्या होती है आपकी कम ज्यादा होती रहती है। इसी प्रकार से आयु वितरण यानी एज जो है वो भी इफेक्ट करता है कि जहां पे आपकी युवा की एज ज्यादा होगी तो वहां पे प्रजनन है या जनसंख्या आने वाले सालों में अधिक होने की संभावना बनी रहती है, और जहां पे केवल बुजुर्ग ही बुजुर्ग रहते हैं तो वहां पे जनसंख्या घटने के चांसेस जो है वो रहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, ग्रोथ रेट, यानी एक साल के अंदर पहले कितनी जनसंख्या थी और अब आपकी कितनी है, तो वो क्या होता है दोस्तों, ग्रोथ रेट होता है। यानी जनसंख्या दर आपकी ज्यादा है तो आपकी जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपकी जनसंख्या जन्म दर आपकी कम है तो जनसंख्या कम होगी। उपलब्ध संसाधन यानी जैसे भोजन, पानी, और अगर ये अच्छे से मिलता है, कहीं पे फर्टाइल आपकी एग्रीकल्चर वो है, लैंड है यानी उपजाऊ भूमि है, तो वहां पे भी उद्योग धंधे है जो, वो सारे भी किसको इम्पैक्ट करते हैं, आपके पॉपुलेशन जो है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है जनसंख्या के बारे में हमने बात की है। अब देखिए दोस्तों, आता है महत्वपूर्ण आपका, वो आता है इकोलॉजी। अभी तक हमने पर्यावरण की बात कर रहे थे, प्रजाति की बात की है, जनसंख्या की बात की है, समुदाय का थोड़ा सा रह गया था। समुदाय का मैं बता देता हूं कि एक जो है लोग होते हैं, हम एक जाति के हैं, फिर एक जाति वाले कई लोग जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो हमारा जो समाज बनता है। और जब उसी समाज से रिलेट बहुत बड़ा एक जो एरिया होता है, बहुत काफी लोग जो आपका एक जगह रहते हैं, तो वो आपकी एक कम्युनिटी होती है, तो वो समुदाय होता है। अब दोस्तों देखिए इकोलॉजी, अक्सर जो है हमारा कंफ्यूजन इसी को लेके होता है कि हम ये मान के चलते हैं, यानी हम यह मान के चलते हैं कि आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो है वो एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। एनवायरमेंट जो है वो एक ब्रॉड आपका एरिया है, इकोलॉजी जो है उसके अंदर आपकी समाहित है। जैसे मैं कहूं कि ये जो है वो आपकी क्या है, इकोलॉजी है, तो ये आपका क्या होगा, एनवायरमेंट होगा। यानी इकोलॉजी जो है वो किसका सब पार्ट, आपका एनवायरमेंट का सब पार्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इकोलॉजी जो होगी वो आपकी किसके भाग है, एनवायरमेंट का भाग। अब इकोलॉजी को जानते हैं दोस्तों, इकोलॉजी शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, राइटर ने दिया था। अब कई जो पुस्तकें हैं उसमें आपको हेकल मिलेगा कि हेकल जो है उसने सबसे पहले आपको इकोलॉजी का इकोलॉजी शब्द या इकोलॉजी के बारे में बताया था, वो गलत है दोस्तों। सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था वो आपका राइटर ने किया था। सबसे पहले जो आपका शब्द का प्रयोग किया था इकोलॉजी का, वो राइटर ने किया था। अब जानते हैं इकोलॉजी जो है वो क्या है। यानी इकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकोज जिसका अर्थ होता है घर या आवास, तथा दूसरा लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन, द स्टडी ऑफ द होम यानी आवास का अध्ययन। इकोलॉजी क्या होता है कि कोई मानव आपका निवास कर रहा है तो उसके आसपास चीजें क्या है, क्या उसको इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे वो जी रहा है, क्या क्या चीजें हैं, उसका जब अध्ययन करते हैं, उसके हैबिटेट का अध्ययन करते हैं, उसके रहन सहन का अध्ययन करते हैं, उसको होम का अध्ययन करते हैं, वो इकोलॉजी है। इसी प्रकार से किसी जीव जंतु के आवास का अध्ययन करते हैं तो वो क्या है, इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी जो है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस, और आपका दूसरा जो है वो आपका लोगोस, यानी
हैबिटेट यानी होम या आवास का अध्ययन करना। अब दोस्तों देखिए, जब राइटर की बात की थी और हेकल की बात की थी, तो बहुत सारी पुस्तकों में आपको ये दिया हुआ कि इकोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो वो आपका हेकल ने किया था, और वो कब किया था, 1869 के अंदर किया था। जबकि ये गलत है, सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग जो है वो राइटर ने किया था, लेकिन राइटर ने एक कमी रह गई थी राइटर से कि उसने ये परिभाषित नहीं किया था या ये परिभाषित नहीं कर पाया था कि वास्तव में इकोलॉजी जो है वो आपका क्या है। उन्होंने केवल और केवल इकोलॉजी शब्द के बारे में बताया था, उसको परिभाषा या उसको डेफिनेशन जो है वो उन्होंने नहीं दी थी। डेफिनेशन आपका हेकल आते हैं दोस्तों 1869 में, और वो कहते हैं कि इकोलॉजी जो है वो क्या है कि जीवित जीवों तथा पर्यावरण के मध्य आपसी संबंध को परिभाषित किया। यानी ये क्या है, आपका जीवित जीव है, और ये जो है ये क्या है, आपका पर्यावरण है यानी इन्वायरमेंट है। इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध है वो क्या होगा, आपका इकोलॉजी कहलाएगा। ये बात किसने बताई थी, हेकल ने 1869 में। तो इसलिए कई बार जो है पुस्तकों में हेकल जो है इसको मान लिया जाता है कि इकोलॉजी का सबसे पहले इन्हीं ने प्रयोग किया था। अब दोस्तों देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी साइंस जो है उसको लेके बात करें तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इकोलॉजी साइंस क्या है, इकोलॉजी साइंस जो है वो ये बताता है दोस्तों, जीव विज्ञान के अंदर उसकी एक शाखा है जो ये बताती है कि कोई भी आपका जीव है, उस जीव के ऊपर वातावरण जो है यानी एनवायरमेंट जो है, उस एनवायरमेंट का कितना प्रभाव है। इसके साथ साथ ये दूसरा जो जीव है इसका और इसका जो है संबंध कैसा है, इस चीज को कौन बताता है, आपका इकोलॉजी बताता है। यानी दो जीव है उनका संबंध कैसा है। जब हम फूड चेन सिस्टम दोस्तों देखेंगे तब हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो किसी दूसरे को खाता है, फिर मनुष्य जो है पहले जैसे आप बात करेंगे कि पहले जो शाकाहारी आएंगे देन मांसाहारी आएंगे, तो वो अलग अलग जीव जो है उसके बीच में आपका संबंध कैसा है और उनके ऊपर एनवायरमेंट का प्रभाव कैसा है, वो सब चीजें जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपके पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी साइंस कहलाएगी। ये आपको दोस्तों 3 स्तरों पे विद्यमान है। यानी जीव जंतु कैसे पर्यावरण से प्रभावित होते हैं पहला, और वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कोई जीव जंतु है वो कैसे पर्यावरण से प्रभावित होता है और पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा आता है इसमें जनसंख्या, और तीसरा आता है समुदाय या कम्युनिटी। अब दोस्तों एक इसमें और आता है, वो आता है आपका इकोलॉजी सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है पारिस्थिति को, और पारिस्थिति को एनवायरमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी इसको कहा जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम की परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो प्रकृति के विभिन्न घटक यानी बहुत सारे घटक होते हैं, उनकी क्रियाशीलता यानी उनकी एक्टिविटीज जो है से उत्पन्न संपूर्ण संतुलित व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी पर्यावरण या जो आपके प्रकृति है उस प्रकृति के अंदर बहुत सारे आपके क्या है घटक है यानी एलिमेंट्स है, जो हमने बताया था कि जैवमंडल है, वायुमंडल है, आपका जो है जीव जंतु है, तो तमाम चीजें जो है तमाम जो एलिमेंट्स है उनकी क्रियाशीलता यानी कौन कौन सा घटक क्या क्या क्रिया करता है और उनके बीच में किस प्रकार से एक बैलेंस बना रहता है, ये सब चीज जो है वो क्या है, आपका इकोलॉजी सिस्टम है। अब इकोसिस्टम की संकल्पना जो है वो किसने दी थी, A.G. टेंसले ने दी थी 1935 में, जबकि सबसे पहले जो है 1869 में हमने देखा था कि हेकल जो है इसने परिभाषित किया था। राइटर जो था, इस राइटर ने सबसे पहले जो है इस शब्द का प्रयोग किया था, और आपका टेंसले जो है या टांसले जो है इसने सबसे पहले 1935 में इकोसिस्टम की आपकी क्या की थी, संकल्पना की थी। इकोसिस्टम ये बताते हैं कि इकोसिस्टम वह तंत्र है जो कि पर्यावरण के संपूर्ण जैविक और अजैविक कारकों के पारस्परिक संबंध और प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों जो ट्रांसले ने दी है। वो कहता है कि आपका इकोलॉजी सिस्टम क्या है कि पर्यावरण के अंदर जो आपके जैविक है यानी कह सकते हैं जो बायोम कह सकते हैं उसको, बायोस नहीं सॉरी बायोम जो है
बायोम से अर्थ क्या है कि जो जिंदा है, जो जिंदा है वो यानी जैविक और जो अजैविक, जो आपके मृत है या जो जिंदा नहीं है, उनके उन कारकों के बीच में आपके पारस्परिक संबंध जो है वो किस प्रकार का है, उनके बीच में प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार की है, उसके परिणाम क्या क्या आते हैं, ये सब अध्ययन जो किसमें होते हैं, आपके पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोलॉजी सिस्टम में होते हैं। बहुत ही सामान्य रूप से कहा जाता है कि इकोसिस्टम एक ऐसी इकाई है जिसमें सभी जीव अपने अजैविक या भौतिक वातावरण के साथ क्रमबद्ध रूप से आत्मनिर्भर क्रम में बने रहते हैं। यानी ये क्या है, एक चेन सिस्टम है दोस्तों, और इसके अंदर एक जो आपका चीज है वो दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। ये सब क्या है, इकोलॉजी सिस्टम है। तो आज दोस्तों इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है अभी हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास के आएगा, जिसमें जो हम कंपनी और अंग्रेज जो शासन था, कंपनी का शासन और रियासतों का जो एक कह सकते हैं कि उनके बीच का जो एक रिलेशन जो था, उसको लेके नेक्स्ट लेक्चर हम अभी आएंगे। तो इसलिए आज बस इस चैप्टर के अंदर या इस लाइव क्लास के अंदर इतना ही, क्योंकि ये काफी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा क्लिष्ट सा ये टॉपिक है। इसलिए आप आज के इस लेक्चर में जान पाए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो उसकी परिभाषा के बारे में, पर्यावरण नीतिवाद के बारे में, पर्यावरण संभाव्यता के बारे में, पर्यावरण के जो घटक का जो हमने आपको एक चित्र प्रस्तुत किया था उसके बारे में, और पर्यावरण जो दिवस है वो आप 5 जून को मनाते हैं उसके बारे में, पर्यावरण जो आपका फ्रेंच भाषा का है शब्द है उसके बारे में, उसके बाद में हमने कम्युनिटी की बात की, उसके बाद में हमने जनसंख्या की बात की, स्पीसीज की बात की, प्रजाति की बात की, और देन हमने कुछ बातें जो है वो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की बातें की, और परिभाषाओं की, उनकी पारिस्थितिकी तंत्र की बात की। तो कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो आज के इस लाइव क्लास में हमने दोस्तों डिस्कशन करने का प्रयास किया है। आई होप ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम, वीडियो के कमेंट है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जो है वो हमें प्रेषित कर दीजिए, ताकि हम इस विषय पे जो जितना हमने आज किया है उसके विषय में आपके कंफ्यूजन जो है दूर कर सके। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।